रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की तुलना जॉन ऑफ आर्क, फ्रांस, इसको मत लिखो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब इनकी तुलना जॉन ऑफ आर्क से की जाती है। मतलब फ्रांस की एक रानी थी, जॉन ऑफ आर्क की एक रानी थी, उससे तुलना की जाती थी। ठीक है। बस रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इतना ही महत्वपूर्ण है। उनकी समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। इसके बाद झलकारी बाई आई। अब झलकारी बाई कौन थी? झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी। ये प्रश्न आता है। अभी देखना एक और आएंगी, गिरधारी बाई। गिरधारी बाई और झलकारी बाई दोनों संरक्षिका थी। ठीक है। एक गौड़ों की थी और एक रानी लक्ष्मीबाई की थी। तो ये बात ध्यान, कंफ्यूजन हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की जो संरक्षिका थी वो उसका नाम झलकारी बाई था। ठीक है। इनने क्या किया हुआ था? इनने भी विद्रोह लड़ा हुआ था, मतलब किनके प्रति? 1857 की क्रांति में। फिर आई अवंती बाई। अवंती बाई रामगढ़ की रानी थी। अवंती बाई रामगढ़ की रानी थी, ये ध्यान रखना। रामगढ़ मतलब ये जो मंडला के आसपास वाला क्षेत्र है उसको रामगढ़ कहा जाता है। तो अवंती बाई रामगढ़ की रानी थी। ठीक है। अवंती बाई को रामगढ़ की लक्ष्मी भी कहा जाता है, लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है रामगढ़ की। ठीक है। इनकी समाधि डिंडौरी जिले के बालपुर में है, ये बात महत्वपूर्ण है। अवंती बाई की समाधि डिंडौरी जिले के बालपुर, डिंडौरी बस ध्यान रखना। ठीक है। तो अवंती बाई रामगढ़ की रानी थी, रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहा जाता था इनको, और डिंडौरी में इनकी समाधि है। फिर आई गिरधारी बाई। देखो, लक्ष्मीबाई की संरक्षिका कौन थी? झलकारी बाई। झलकारी बाई। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की थी और अवंती बाई की गिरधारी बाई थी। ठीक है। ये कंफ्यूजन रहता है काफ़ी, झलकारी और गिरधारी। तो झा मतलब झांसी, इससे ध्यान रखना। झा मतलब झांसी, झांसी वाली लक्ष्मीबाई थी। और गिरधारी बाई किसकी संरक्षित थी? अवंती बाई की, मतलब दासी रही। उनने भी फिर आके मतलब 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। बस इतने ही ध्यान रखना अपन को। 4 लोगों का नाम। पहले लक्ष्मीबाई, दूसरी उनकी दासी कौन? झलकारी बाई। फिर आई अवंती बाई जो रामगढ़ की रानी थी, रामगढ़ मतलब मंडला, और उनकी जो दासी थी उसका नाम क्या था? गिरधारी बाई। ठीक है। तो प्रश्न आता, गिरधारी बाई की रानी कौन थी? ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना अपन को। अब आते हैं अपन 1857 क्रांति में अन्य जो नेतृत्व करता थे उनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है। तो कुछ नाम ध्यान में रखना, जैसे कि सबसे पहला नाम आता शहादत खान। अपन कल पढ़ चुके थे। बीना मैडम, शहादत खान कहाँ के थे? कौन से क्षेत्र के थे? शहादत खान। नीलम मैडम, शहादत खान महू छावनी के थे। कल अपन ने पढ़ा था ना, महू छावनी के थे शहादत खान। इनने 1857 की क्रांति में प्रमुख योगदान था इनमें। ठीक है। फिर गौरिल्ला, देखो 1857 की क्रांति में गौरिल्ला पद्धति भी अपनाई गई युद्ध के लिए। ठीक है। तो प्रश्न आता है 1857 की क्रांति में गौरिल्ला पद्धति किसने मतलब किसने चालू की थी? तो इसका नाम है सदाशिवराव। सदाशिवराव ने गौरिल्ला पद्धति से युद्ध किया था।
उसके बाद ये 3-4 जो है नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, भीमा नायक, खाज्या नायक, टांट्या भील। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है, भीमा नायक कहाँ के थे, खाज्या नायक कहाँ के थे, ठीक है, और टांट्या भील कहाँ के थे। तो इनका काफ़ी नाम चलता है 1857 की क्रांति में। पहला आता भीमा नायक। भीमा नायक बड़वानी के थे, ठीक है, कहाँ पर, बड़वानी के थे। फिर उसके बाद खाज्या नायक, खाज्या नायक ये भी बड़वानी के थे। भीमा और खाज्या शायद चाचा भतीजे थे, ऐसा हमें ध्यान है कि मतलब कोई रिलेशन था। तो भीमा नायक और खाज्या नायक दोनों कहाँ के थे, बड़वानी के थे, ठीक है। फिर आता टांट्या भील। टांट्या भील, इनके नाम से कई सारी योजनाएं भी चलती हैं। इन्हें आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है, ये बात फैक्ट इम्पोर्टेंट है। आदिवासियों का रॉबिन हुड टांट्या भील को कहा जाता है। देखो क्वेश्चन में अपन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉबिन हुड किसको कहा जाता है, भीमा नायक, खाज्या नायक, टांट्या भील। तो टांट्या भील का नाम ध्यान रखना, और आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। ये निमाड़ क्षेत्र के थे, ठीक है। इनकी समाधि पाताल पानी में है, पाताल पानी इंदौर के पास है। समझ में आया। भीमा नायक कहाँ के थे और खाज्या नायक कहाँ के थे, बड़वानी के, ठीक है। फिर टांट्या भील, टांट्या भील निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इनको रॉबिन हुड की उपाधि दी गई है। फिर एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण आता है, ठाकुर रणमत सिंह। ठाकुर रणमत सिंह ये चित्रकूट मतलब सतना के आसपास माने जाते। एक शायद यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम भी इन्हीं के नाम से है, वहीं सतना का है, कहाँ का है ध्यान नहीं आ रहा। ठाकुर रणमत सिंह रीवा में है, अच्छा वही हमें ध्यान था। ठाकुर रणमत सिंह चित्रकूट में है, चित्रकूट थी इनकी टेरिटरी, मतलब इनका क्षेत्र, ठीक है। आगे चले। फिर आता है शंकर साहेब रघुनाथ साह। शंकर साह एवं रघुनाथ साह ये गढ़ा मंडला, गढ़ मंडला है, हालांकि गढ़ा मंडला नहीं है, मंडला में गढ़ है, गढ़ मंडला की मतलब क्षेत्र था इनका। और शायद अपने इधर सदर में 2 प्रतिमाएं भी बनी, मूर्तियां बनी उनकी, शंकर साह रघुनाथ साह दोनों मतलब बाप बेटा थे, है ना। इन दोनों ने 1857 की क्रांति में लड़ाई की हुई थी। फिर राजा वक्ताबली आते हैं, राजा वक्ताबली साहेगढ़, साहेगढ़ मतलब सागर के पास। एक बोधन दउआ भी आता, बोधन दउआ ये काफी महत्वपूर्ण है। बोधन दउआ भी साहेगढ़ के हैं। बोधन और वक्ताबली ये दोनों साहेगढ़ के हैं। इनने मतलब 1857 क्रांति में प्रमुख कार्य किया, ठीक है। शेख रमजान, ये आया हुआ पिछली पीएससी का प्रश्न। शेख रमजान कहाँ के थे जिनने 1857 क्रांति में युद्ध लड़ा? तो शेख रमजान सागर के थे, शेख रमजान सागर के थे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शहादत खान महू के थे, सदाशिव राव जिनने गौरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ा हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। आदिवासियों के रॉबिन हुड किसको कहा जाता है? टांट्या भील को, ठीक है। बाकी तो रिवाइज कर लेंगे आप लोग। फिर आगे चलते हैं। एक ये भी प्रश्न आया हुआ है पिछले बार का, फाजिल खान और आदिल खान। फाजिल और आदिल 2 दोस्त रहे आपस के, ठीक है। इनने भोपाल रियासत में मतलब 1857 क्रांति में युद्ध लड़ा हुआ था। फाजिल और आदिल ये रायसेन मतलब भोपाल रियासत के थे जिनने लड़ा हुआ।
एक भागीरथ सिलावट, पिछले पीएससी का प्रश्न है, भागीरथ सिलावट कहाँ के थे? तो भागीरथ सिलावट इंदौर के थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, अपने 50 क्वेश्चन आने हैं एमपी में। ठीक है, एमपी में जैसे इतिहास से लगभग 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के रहते हैं? इसी प्रकार के रहेंगे। शहादत, जैसे पिछला पीएससी का क्वेश्चन था, भागीरथ सिलावट किस क्षेत्र, मतलब कहाँ के थे? तो इंदौर के थे। ठीक है, सीताराम कंवर, सीताराम कंवर बड़वानी रियासत के थे। ठीक है, बस इतने ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अब कल हमने बताया नीमच छावनी से सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। उसकी डेट क्या थी? डेट डेट महत्वपूर्ण है ये। 3 जून 1857। ठीक है, ये डेट ध्यान रखना, ये डेट आती है अक्सर। अब देखो, ये तो होगा 1857 की क्रांति। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस का अधिवेशन केवल अपने जबलपुर में हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन जिसके नाम से फेमस था। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 में था, 1939 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। यह मध्य प्रदेश का केवल एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का। अभी तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, मतलब उसके पहले 1939 में पहला अधिवेशन हुआ था। और यहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए थे। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने हुए थे। हाँ, अध्यक्ष इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने क्या अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनसे इस्तीफा दे दिया, तो फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ये फैक्ट है इसके संबंध में। तो जनरली प्रश्न आता है, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? कब हुआ था? 1939 में हुआ था। ठीक है, और ये बहुत सारे अधिवेशन हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं हुए, इसलिए अपन को वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अब मध्य प्रदेश में कुछ मध्य प्रदेश गांधी जी के उसमें बहुत सारे आंदोलन हुए थे। कौन कौन से आंदोलन थे और उससे संबंधित कौन से व्यक्तित्व थे? व्यक्तित्व ही महत्वपूर्ण है। उसमें देखना, सिलेबस में आया था मध्य प्रदेश की मतलब क्रांति में व्यक्तित्व, इस टाइप का कुछ है। पहली यूनिट का है ये सब। अभी अपन पहली यूनिट ही पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत वास्ट है। ठीक है, तो इसमें व्यक्तित्व में हाँ, व्यक्तित्व में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उनके नाम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन हुए थे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो मध्य प्रदेश की महिलाएं थीं, उनके नाम ध्यान में रखना है अपन को। भारत छोड़ो आंदोलन का, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो लिख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश की महिलाएं। श्रीमती इंदिरा तिवारी जबलपुर, इंदिरा तिवारी जबलपुर। विद्यावती चतुर्वेदी छतरपुर, विद्यावती चतुर्वेदी छतरपुर। और सरस्वती देवी कटनी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन लिख लो आप। हाँ, ये महत्वपूर्ण है जो आया हुआ पीएससी का, पिछला पीएससी का प्रश्न है। उदय चंद्र जैन, ये कहाँ के क्रांतिकारी थे? ये आया हुआ है। तो उदय चंद्र जैन
मंडला जिले में भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख मतलब क्रांतिकारी थे। उदय चंद्र जैन मंडला के हैं, जिनको 20 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो उदय चंद्र जैन कहाँ के हैं? मंडला के। अब मध्य प्रदेश में बहुत सारे और भी आंदोलन हुए थे, ठीक है। तो उन आंदोलन के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आया था झंडा सत्याग्रह। तो झंडा सत्याग्रह 1923 में आया। कब आया? 1923 में। और झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरुआत हुई। जबलपुर से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर जंगल सत्याग्रह, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था। ईयर नहीं पूछा जाता है जंगल सत्याग्रह का, झंडा सत्याग्रह का ईयर पूछा जाता है। जंगल सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था ये पूछा जाता है, क्योंकि ये सिवनी जिले में शुरुआत हुआ था। 1930 में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत सिवनी में हुई थी, है ना। फिर एक और हुआ था जो टुरिया के जंगल कहलाता है, टुरिया सत्याग्रह, वो भी सिवनी में ही आता है। तो जंगल सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? जबलपुर या सिवनी से हुई थी। सिवनी से लिख लें। जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी और द्वारका प्रसाद मिश्र ने, मतलब महत्वपूर्ण ये है कि इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जुड़ गए थे। माखनलाल चतुर्वेदी और द्वारका प्रसाद मिश्र ने इसकी शुरुआत की हुई थी। ये दोनों बहुत बड़े कवि हैं अपने, माखनलाल चतुर्वेदी। तो जंगल सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? सिवनी से। कौन से कवि थे? माखनलाल चतुर्वेदी और द्वारका प्रसाद मिश्र ने शुरुआत की थी, ठीक है। अगस्त 1923 में एक घोड़ा डोंगरी बैतूल में है, जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या? एक तो आता है घोड़ा डोंगरी कहाँ पर है? घोड़ा डोंगरी है बैतूल में, जहाँ पर कि जंगल सत्याग्रह है। अगस्त 1900, देखो सबसे पहले शुरुआत हुई कहाँ पर? सिवनी में। ये जंगल सत्याग्रह है क्या? मतलब जंगल को बचाने के लिए, जैसे एक चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था, समदालाल बहुगुणा ने शुरुआत किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई कि अवैध वनों की कटाई को रोकना, ठीक है। तो इसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद मिश्र आए। 1930 में भी ये आग बढ़ती गई और कहाँ? बैतूल तक पहुँच गई। तो घोड़ा डोंगरी जो बैतूल जंगल का सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि घोड़ा डोंगरी का नेतृत्व किसने किया था? गंजन सिंह कोरकू ने किया हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 1930 में हुआ था। पहला सत्याग्रह कब हुआ था? जंगल सत्याग्रह सिवनी से शुरुआत हुई थी, दूसरा घोड़ा डोंगरी में हुआ। उसके बाद पुनः टुरिया मतलब सिवनी। टुरिया कहाँ पर है? सिवनी में। वहाँ पर भी जंगल सत्याग्रह शुरुआत हो गए और इसका नेतृत्व किया दुर्गा शंकर मेहता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं। दुर्गा शंकर मेहता टुरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे, ठीक है। तो अभी कितने सत्याग्रह देख लिए अपन ने? पहला सत्याग्रह कहाँ का देखा? जंगलों का, सिवनी में, ठीक है। उसके नेता कौन कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी और द्वारका प्रसाद मिश्र। फिर उसके बाद दूसरा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? घोड़ा डोंगरी कहाँ पर है? बैतूल में है। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो गुंजन सिंह कोरकू थे, ठीक है। इसके बाद तीसरा टुरिया सत्याग्रह कहाँ पर शुरू हुआ? टुरिया मतलब सिवनी में है, ठीक है। और दुर्गा शंकर मेहता ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद पुनः
घुनगुटी जंगल, ये भी अक्टूबर 1930 में उमरिया में किया है। घुनगुटी जंगल ये बस पूछा जाता है कि कहाँ पर है, कहाँ पर शुरुआत हुई, तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो इतने जंगल सत्याग्रह को आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जंगल सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, फिर जंगल सत्याग्रह, फिर उसके बाद नमक सत्याग्रह हुआ था। नमक मतलब जो अंग्रेजों के द्वारा जो नमक बनाया जा रहा था ना, उसका उसके विरोध के स्वरूप में नमक बनाना शुरू किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो मध्य प्रदेश में 1930 में ही, ये ध्यान रखना, झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ। जंगल सत्याग्रह ये सारे के सारे 1930 में ही हुए थे। कभी कोई जून में हुआ, कोई जनवरी में हुआ, कोई अक्टूबर में हुआ। ठीक है, उसके बाद नमक सत्याग्रह जो हुआ वो भी 1930 में ही हुआ। ये सारे के सारे अंग्रेजों के विरोध करने के लिए सत्याग्रह शुरू हुए थे। ठीक है, तो जगह जगह नमक सत्याग्रह हुआ। इसका जबलपुर से शुरुआत हुई थी नमक सत्याग्रह की। और गोविंद प्रसाद, जो सेठ गोविंद दास, एक वो है ना, क्या धर्मशाला है अपने इधर, कहाँ पर है, और द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा यहाँ पर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। और भी बहुत सारे मध्य प्रदेश में और भी आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता को लेकर। तो अब अपन को ध्यान में रखना कौन कौन से आंदोलन हुए थे, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और कहाँ पर हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कसाई खाना आंदोलन हुआ। कसाई खाना आंदोलन मतलब ये था कि मतलब जो गाय वगैरह या पशु जानवर के लिए आंदोलन हुआ था, उसको रोकने के लिए। तो कसाई खाना आंदोलन, नहीं, ये भी अंग्रेजों के लिए हुआ था। कसाई खाना आंदोलन, सॉरी, कसाई खाना आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। इसका नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी ने किया हुआ था। देखो उस समय ये कवि इतने फेमस थे, अपनी कविताओं के बल पे वो क्रांति ला देते थे। तो इनने माखनलाल चतुर्वेदी कसाई खाना आंदोलन के नेतृत्व करता थे। इन्होंने रतौना सागर के पास है, वहाँ से शुरुआत हुई थी। रतौना मतलब और क्या था, ब्रिटिश कंपनी अपने यहाँ रतौना मतलब सागर में एक कसाई खाना खोलने वाली थी, तो इसलिए उसका विरोध हुआ था। गौवध के विरोध में माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर समाचार पत्र के द्वारा प्रारंभ किया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे पहले आता है, कर्मवीर पत्रिका के लेखक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है गोवध के विरोध में कौन सी पत्रिका निकली इस प्रकार से? तो कर्मवीर पत्रिका। इसका प्रकाशन सागर से होता था। कहाँ से होता था? सागर से। तो ये कसाई खाना आंदोलन हो गया। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। कसाई खाना आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। इसके जो प्रमुख नेता थे वो माखनलाल चतुर्वेदी थे। इसकी शुरुआत सागर से हुई थी। इनने क्या किया हुआ था? गोवंश के विरोध में, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा हुआ था। और इसी संबंध में उन्होंने कर्मवीर पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया हुआ था। ठीक है, अब आता है अगला, चरण पादुका कांड। बहुत महत्वपूर्ण कांड था ये चरण पादुका कांड कहाँ से संबंधित है, बताएंगे कोई? चरण पादुका कहाँ पर स्थित था, कहाँ का कांड था? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चरण पादुका कांड 1931 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। ये छतरपुर जिले में है। चरण पादुका एक स्थान है, वहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, मतलब कुछ उनके अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब कुछ प्रदर्शन कर रहे थे। तो फिशर जो एक कर्नल था, कर्नल फिशर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए थे।
तो इसीलिए इसको 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न आता है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा जाता है? चरण पादुका कांड को कहा जाता है। इसका जिला महत्वपूर्ण है, छतरपुर में हुआ था। और कौन से किसने मतलब किसने इसका आदेश दिया? अंग्रेज अफसर था कर्नल फिशर ने। ठीक है, तो ये हो गया चरण पादुका कांड। समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? चलिए अब आगे चलते हैं। पंजाब मेल हत्याकांड, ये भी एक महत्वपूर्ण कांड हुआ था। पंजाब हत्याकांड में क्या था कि ये भी 1931 में हुआ था। ट्रेन जा रही थी, वहाँ पर बहुत सारे अंग्रेजी अफसर से जा रहे थे। तो खंडवा रेलवे स्टेशन पर जैसे ही पहुँचती है तो वहाँ पर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने हथियार लेकर अंग्रेज मेजर DR हेडकस की हत्या कर दी थी। इस घटना को पंजाब मेल हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, तो अपन को महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कहाँ पर हुआ था। पंजाब मेल हत्याकांड खंडवा रेलवे स्टेशन में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नहीं, और भी हैं थोड़ी से, वो और देख लेते हैं। सोहावल, पंजाब मेल हत्याकांड किसने किया था? ये बहुत सारे इसमें बहुत सारे मतलब वो आए हुए थे क्रांतिकारी। यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव, 3 लोग के नाम आते हैं। यशवंत सिंह, दलपत राव और नारायण तिवारी, इन तीनों ने अंग्रेज अफसर बहुत सारे हथियार लेके जा रहे थे तो उनको लूट लिया था। कहाँ पर? खंडवा में। ठीक है, ये पंजाब मेल हत्याकांड भी काफ़ी फेमस हुआ था। अब आगे चलते हैं। सोहावल नरसंहार। अब ये सोहावल नरसंहार सतना में हुआ था। केवल नाम बस ध्यान रखना कहाँ पर हुआ था। इसका थीम ये थी कि सतना के पास वही कुछ प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए और अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हुई थी। इस घटना को, सोहावल नरसंहार को महाजन गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना, महाजन गोलीकांड किसको कहा जाता है? सोहावल नरसंहार को। सोहावल कहाँ पर है? सतना में। ठीक है, महाजन गोली, जैसे अभी अपन ने देखा मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा गया? चरण पादुका। चरण पादुका कहाँ पर है? छतरपुर में। ऐसे ही महाजन गोलीकांड, महाजन गोलीकांड एक राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ मतलब अंग्रेजों ने कांड किया हुआ था, मतलब बहुत सारे लोग मरे हुए थे। तो महाजन गोलीकांड कहाँ के जैसे सतना में सोहावल नरसंहार हुआ था। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में। जबलपुर। उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। पहले कौन थे? पहले सुभाष चंद्र बोस थे, फिर उनने इस्तीफा दे दिया, राजेंद्र प्रसाद को बनाया। अब आगे चलते हैं। फिर थोना लोहरी कांड, थोना था थनका, थोना लोहरी कांड। ठीक है, थोना लोहरी कांड जो था वो निवाड़ी में हुआ था। अभी आएंगे देखना आगे चल के, कहीं ना कहीं अपन को ये मिलेगा ये कांड कहाँ हुआ, ये कांड कहाँ हुआ। तो अभी थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं। तो थोना लोहरी कांड निवाड़ी में हुआ था, निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ये निमाड़ी जो है लेटेस्ट MP का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो अंतिम जो 55वां जिला बना वो निवाड़ी बना। ठीक है, निवाड़ी में थोना लोहरी गोलीकांड हुआ था। सराफा सत्याग्रह,
इसका संबंध इंदौर से है। 1942 में सराफा सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, बस ये अपन ने सारे कांड पढ़ लिए मध्य प्रदेश के। ठीक है, इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश का इतिहास की जो एक यूनिट थी वो समाप्त हो गई। ठीक है, अब इसके बाद भी हालांकि अपन एकदम बहुत डेप्थ में तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, अब जब अपन इसके एमसीक्यूज लगाएंगे ना तो जनरली यही आते हैं अधिकतर, मतलब इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। तो ये अपन ने भी पढ़ लिए, फिर इसके बाद अपन एमसीक्यूज वगैरह देखेंगे। अब अगली क्लास से अपन जनजाति वाला चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब दूसरी यूनिट जो है। अब आगे चलते हैं, अपन कैपिटल मार्केट के बारे में समझ रहे थे। कुछ पढ़ा हुआ था कैपिटल मार्केट के बारे में? जी सर। वीना मैडम थोड़ा प्रकाश डालेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में, क्या है जो अपन ने पढ़ा हुआ था? सर मैं थोड़ा किसी क्या हूँ, इसलिए अभी कुछ डाल नहीं पाऊंगी सर। ओके, नो इशू नो इशू नो इशू। नीलिमा मैडम बताएंगी व्हाट इज कैपिटल मार्केट। सर कंपनी जो व्यापार करती है जहाँ पर शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड का लेन देन होता है, वेरी गुड, वो कैपिटल मार्केट का पूरा। हाँ। तो पूंजी बाजार कितने प्रकार के होते हैं? सर दो है, प्राइमरी सेकेंडरी। नहीं ये गिल्डेज मार्केट पढ़ा था। हाँ नहीं, पहले आप इसको प्राइमरी सेकेंडरी ना वो अलग है, मतलब वो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट है। पहला आता गिल्ट एज कैपिटल मार्केट। ठीक है, गिल्ट एज कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं? सर जिसमें राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जो लॉन्ग टर्म प्रतिभूतियां होती है उसका व्यापार। हाँ वेरी गुड, ठीक है, तो इसको बोलते गिल्ट एज। अब आता है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, मतलब दूसरा दो प्रकार की सिक्योरिटी थी, गिल्ट एज और कैपिटल सिक्योरिटी मार्केट। अब कैपिटल सिक्योरिटी मार्केट किसे कहते हैं? सर जिसमें लिमिटेड जो अपनी कंपनीज होती वो शेयर का लेन देन करती है। वेरी गुड। अब ये दो प्रकार के होते कौन कौन से? प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी, यहाँ से शायद अपन को पढ़ना था। ठीक है, अब साइड हैंड डालीजिए, प्राथमिक पूंजी बाजार या प्राइमरी मार्केट। अब देखो प्राइमरी शेयर, प्राइमरी कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं? यही एक ऐसा बाजार है जिसमें लिमिटेड कंपनियां प्रथम पहली बार अपने शेयर जारी करते हैं। सिंपल सी बात है, प्राइमरी मतलब पहला होगा। ठीक है, ऐसे बाजार जहां पर शेयर पहली बार, मतलब नई कंपनी के रूप में नया शेयर यदि जारी किया जाता है तो वो प्राइमरी कैपिटल मार्केट में ही आता है। समझ में आ गए? लिख लीजिए, यह एक ऐसा बाजार होता है जिसमें लिमिटेड कंपनी द्वारा पहली बार शेयर जारी किए जाते हैं। अब इसमें लिखा नया शेयर आम जनता तक पहुंचाने या खरीदने के लिए इसमें 3 चरण होते हैं। मतलब देखो, नए शेयर जब इशू किए जाते हैं तो वो 3 चरणों में होके गुजरते हैं। इसमें सभी के माध्यम से या किसी एक के माध्यम कंपनी शेयर इशू कर सकती है। मतलब कंपनी चाहे तो
तीन प्रकार से शेयर इशू कर सकते, जो नए कंपनी नए शेयर्स जो रहते हैं उनको इशू करना। ठीक है, पहला आता है सार्वजनिक निर्गमन, पब्लिक इशू। लिखिए, सार्वजनिक निर्गमन, पब्लिक इशू। दूसरा आता अधिकारांश और तीसरा आता निजी निर्गमन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, प्राइमरी मार्केट में अंशों का जो निर्गमन होता है, प्रश्न में आता है कितने प्रकार से होता है, तो तीन प्रकार से होता है। पहला सार्वजनिक निर्गमन। सार्वजनिक निर्गमन का मतलब क्या होता है? इस निर्गमन में प्रक्रिया में कंपनी सीधे तौर पर आम जनता को अपने अंशों का निर्गमन करती है। जैसे आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा आईपीओ। आईपीओ में क्या रहता है, जो नई कंपनी रहती है, नई कंपनी अपनी कोई भी शेयर यदि शुरू करती है, मतलब बेचती है, नई कंपनी या प्रथम बार, नई कंपनी तो नहीं कह सकते, कोई भी कंपनी प्रथम बार यदि अंशों का निर्गमन करती है तो वो आईपीओ के माध्यम से करती है। किसके माध्यम से? आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो पब्लिक इशू के बारे में लिखें, इस निर्गमन प्रक्रिया में कंपनी सीधे तौर पर आम जनता को अपने अंशों का निर्माण करती है। मीनिंग नहीं आती, वो तो हम आपको बता रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी आ जाए अपन को समझ में। इसमें आईपीओ के माध्यम से निर्गमन किया जाता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। प्रश्न बनता है आईपीओ किसके अंतर्गत निर्गमित किए जाते हैं? तो आईपीओ किसके अंतर्गत होता है? आएगा सार्वजनिक निर्गमन, अधिकारांश निर्गमन और तीसरा एक और कौन सा निर्गमन था? निजी निर्गमन। तो आंसर क्या होगा? सार्वजनिक निर्गमन। तो ध्यान रखिएगा, ये बात महत्वपूर्ण है, आईपीओ का निर्गमन सार्वजनिक निर्गमन के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया ये पॉइंट अच्छे से? अब आगे चलते हैं। अधिकार अंशों का निर्गमन। अधिकार अंश का मतलब होता है जो वर्तमान शेयर होल्डर रहते हैं उन्हीं को निर्गमित करना। मान लो हमारी कोई नई कंपनी है, नई कंपनी नहीं, कंपनी तो पुरानी है, नए अंशों का निर्गमन करना है, तो जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को पुनः निर्गमन कर देना, तो ये कहलाता अधिकार अंशों का निर्गमन। ठीक है, तो लिख लिए, निर्गमन की इस प्रक्रिया में कंपनी अपने पहले से जो अंशधारी रहते हैं उन्हीं को निर्गमित करती है। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार का आता है कि अधिकार अंशों का निर्माण किसको किया जा सकता है? नए अंशधारियों को, वर्तमान अंशधारियों को, पुराने अंशधारियों, वर्तमान अंशधारियों, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखना, अधिकार अंशों का निर्गमन जो पहले से शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको निर्गमित किया जाता है। फिर आता है निजी निर्गमन, तीसरा। डैश करके लिखें, इस प्रक्रिया में कंपनी चुने हुए निवेशकों के समूह को, चुने हुए मतलब उसमें सेलेक्टेड जो निवेशक रहते हैं, समूह को अंशों का निर्गमन करती है। तो अपन ने देखा, समझे एक बार पुनः, प्राथमिक मतलब प्राइमरी कैपिटल मार्केट में क्या रहते हैं, नए अंशों का निर्गमन किया जाता है। और निर्गमन तीन प्रकार का होता है। पहला होता सार्वजनिक निर्गमन, दूसरा कौन सा था?
अधिकारांशों का अधिकार निर्गमन, राइट शेयर्स और राइट इशू और निजी निर्गमन। ठीक है, तीनों चीज़ समझ में आ गई। ये कल हम पूछेंगे आप लोगों से पुनः। अब आता है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, मतलब द्वितीयक पूंजी बाजार। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं। द्वितीयक बाजार किसे कहेंगे? प्राइमरी का अपोजिट कर दो। बताइए क्या बोलेंगे ज्योति मैडम? इस प्रक्रिया में कंपनी ऐसे शेयर्स का निर्गमन करती है जो पहले से जिनको मतलब प्राइमरी रूप में नहीं दिया गया, मतलब अदर जगह से लेके दिए गए हैं। ठीक है, आई थिंक सो। ठीक है, ठीक। इस बाजार में कंपनी जो पूर्व में जारी किए गए शेयर हैं उन्हीं का एक्सचेंज करती, मतलब उनको खरीदती बेचती रहती है। ठीक है, तो लिखना चाहें तो लिख लें, इस बाजार में कंपनी द्वारा पूर्व में जारी किए गए अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है। अब देखो, इसके अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज क्या, एक बिल्डिंग है मुंबई में, अहमदाबाद में। वहाँ पर शेयर्स को क्या किया जाता है? खरीदा और बेचा जाता है, नए शेयर्स को नहीं। जो शेयर्स ऑलरेडी शेयर, जैसे हमने शेयर खरीद लिए, अब हमने शेयर खरीद लिए, वहाँ लिस्टेड हो गए, अब हमें बेचना है, मान लो हम पैसे ज़रूरत, तो हम, ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, लेकिन उसका एग्जिस्टिंग ऑफिस जो रहता है वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। स्टॉक एक्सचेंज में पुरानी जो शेयर्स हैं उन्हीं को खरीदा और बेचा जाता है। तो द्वितीयक बाजार, ध्यान रखना, स्टॉक एक्सचेंज किस में आता है? प्राथमिक बाजार में, द्वितीयक बाजार में, दोनों में कि दोनों में नहीं में? बताइए किस में आता है? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट। अब आते हैं अपन बॉम्बे स्टॉक, देखो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अपन को पढ़ना है। अब द्वितीयक बाजार को छोड़ दो, द्वितीयक बाजार में आता है स्टॉक एक्सचेंज। पिछली बार शायद आप लोग को ध्यान हो तो उसमें पूछा गया था सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है 1875 में। लेकिन ये प्रश्न दुविधापूर्ण था, पीएससी ने माना था अहमदाबाद। ठीक है, तो इस पर शायद सभी को नंबर बराबर बराबर दिया गया था, जिनने मुंबई लिखा और जिनने अहमदाबाद लिखा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, पुराना, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में हुई। ध्यान रखना, ईयर आता है, पिछली पीएससी में आया हुआ है तो अगली पीएससी में आने की पूरी संभावना है। कुछ जो पेपर का जो पैटर्न रहता है, अभी तक हमने देखा है, पिछली जो पीएससी रहती है उसके अनुसार ही कुछ प्रश्न बनते हैं, मतलब 8-10 क्वेश्चन। हमने तो देखा पिछली जो पीएससी और पिछली की पिछली पीएससी थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि रिपीट भी हुए थे, सेम टू सेम। ठीक है, तो वो अपन जब एग्ज़ाम के समय आएंगे तो पेपर भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, इनकी जो यूनिट्स रहती है स्टॉक एक्सचेंज की, उसको सेंसेक्स बोलते हैं, सूचकांक बोलते हैं। ठीक है, तो जो BSE है, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 30 कंपनियों के सेंसेक्स शामिल हैं। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, BSE में 30 कंपनियों के सूचकांक शामिल हैं। ठीक है, यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, भारत को है ही। ठीक है, तो ये हो गया BSE। अब आता है NSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूच क्या? 30 कंपनीज। नहीं, सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। ठीक है। अब आता है एनएसई। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक है। 30 तो 30 कंपनियों का सूचकांक मिलके बना हुआ है। वहां पर 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है, मतलब बीएसई में। अब आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये नवंबर 1992 में बना। इसका हेड ऑफिस मुंबई था। ठीक है। इसका जो सूचकांक है निफ्टी है। निफ्टी NIFTY, निफ्टी और 50, निफ्टी -50 लिख लीजिएगा। मतलब 50 कंपनियां इसमें शामिल है। देखो बीएसई में कितनी कंपनियां शामिल थी? 30। और 30 इधर इधर पर है 50। और इसके सूचकांक को बोलते हैं निफ्टी। यदि निफ्टी इधर उधर ऊपर नीचे हुआ, निफ्टी हुआ मतलब एनएसई है। और सेंसेक्स बोलते हैं, सेंसेक्स बढ़ गया घट गया। सेंसेक्स कहाँ पर चलता है? बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, उसी में पॉइंट डाल के लिख लें। एनएसई की स्थापना फेरवानी समिति, फेरवानी कमेटी की अनुशंसा पर की गई। फेरवानी को गोला लगा लेना, लाल कर लेना, पीला कर लेना, जो भी समझ में, बहुत महत्वपूर्ण है। एनएसई की स्थापना फेरवानी कमेटी की उससे की गई है, सिफारिश से। फिर नेक्स्ट अगला फैक्ट इसी का है। एनएसई देश का पहला कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज है। पहला कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। तो एनएसई के लिए कौन सी कमेटी बनी हुई थी? एमजी फेरवानी, फेरवानी कमेटी बनी हुई थी। और पहला कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज, एक क्वेश्चन स्टॉक एक्सचेंज का तो आएगा ही, चाहे वो निफ्टी विफ्टी आ जाए या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आ जाए। अब और भी अपने स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और अहमदाबाद, उनकी डेट बस ध्यान में रखना है। ठीक है। इसको अपन कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है। जितना भी अपन ने पढ़ा हुआ, और ये वो रिवाइज करने थे ना अपने 10 पॉइंट आगे के, चलो कल कर लेते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना है। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। कर लो।